नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्ट विद दीपक सव्याल में। तो दोस्तों थंबनेल तो आपने देख ही लिया है। आज सिर्फ बात करेंगे हम म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। आपने भी देखा ही होगा कि पिछले एक साल से म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न या तो नेगेटिव जा रहे हैं या फिर कोई अच्छे रिटर्न उनको नहीं मिले हैं। बहुत कम स्कीम्स हैं जिन्होंने पॉजिटिव में अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। तो दोस्तों अब बहुत सारे मेरे फ्रेंड जिनको पता है कि मैं म्यूचुअल फंड के बिजनेस में हूँ, जब म्यूचुअल फंड्स को रिसर्च करता हूँ तो मुझे एक क्वेश्चन बार बार सुनने को मिलता है कि यार कोई एक स्कीम रिकमेंड कर दे। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों ये क्वेश्चन गलत है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आज की डेट में कोई 50 एएमसीज हैं, 50 एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं जो म्यूचुअल फंड के बिजनेस का काम कर रही हैं। उनकी एटलीस्ट 50 स्कीम्स जो हैं एक म्यूचुअल फंड हाउस की मार्केट में काम कर रही होती हैं। तो इसका मतलब टोटल 2500 स्कीम मार्केट में एटलीस्ट हैं जिनमें से हमें कोई म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करनी है। और उन 2500 में से कोई मुझे बोलता है अगर कि एक स्कीम बता दे, वैसा नहीं होता। क्योंकि म्यूचुअल फंड की अगर एक भी स्कीम मार्केट में है तो उसका एक क्लाइंट बेस है, उसकी एक ऑडियंस है जो वो स्कीम को ले रही है। और वो क्यों ले रही है, ये इसलिए नहीं कि वो म्यूचुअल फंड की स्कीम को सब ले रहे हैं, क्योंकि वो जो बंदा है, जो वो ऑडियंस है, जो वो क्लाइंट है, उसकी नीड्स पूरी हो रही हैं उस पर्टिकुलर स्कीम से। दोस्तों अगर आप मुझे पूछते हो कि दीपक मुझे कोई एक म्यूचुअल फंड की स्कीम बता दे, मैं नहीं बता सकता। क्योंकि मुझे ये जानना पहले जरूरी होगा कि आप कितनी देर के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्टेशन कितनी है, कितने रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कितना रिस्क मार्केट में ले सकते हो, कितनी देर के लिए आप पैसा इन्वेस्ट रखना चाहते हो, आपका गोल क्या है, कब आपको उस पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इत्यादि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो हमें पहले पता करने होते हैं क्लाइंट से, अपने इन्वेस्टर से। तब जाके हम उसको कोई स्कीम बता सकते हैं। और उसके ऊपर भी आपको पेशेंस रखनी होती है, 2 3 4 5 साल का नजरिया रखना होता है। एक बैठ के एक क्लाइंट को समझाना पड़ता है कि ये स्कीम आप क्यों ले रहे हैं, कब कब इसके रिटर्न आएंगे, कब इसके नेगेटिव होंगे तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव होंगे तो क्या करना है, आपको अपना टैक्स कैसे सेव करना है इसमें। तो बहुत सारी बातें होती हैं। ये क्वेश्चन ही गलत है कि मुझे कोई एक स्कीम बता दो। तो मेरे दोस्तों आज से ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दो किसी को भी। तो दोस्तों अब आज तो बात करेंगे हम जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें से कौन सी प्रोमिनेंट स्कीम्स हैं और कितनी देर के लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करने पे कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, ये बातें आज हम करेंगे। और हम चलते हैं अभी अपनी स्क्रीन पे और उसमें आपको मैं बताता हूं कि हमारे म्यूचुअल फंड की स्कीम के क्या क्या रिटर्न होते हैं, किस गोल के तहत हमें उसमें इन्वेस्ट करना होता है, अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए उसमें इन्वेस्ट करना होता है, और जो पेशेंस रख के रिटर्न जनरेट होते हैं वही होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप रिटर्न को चेज कर रहे हैं, अगर 2 3 4 साल में किसी पर्टिकुलर स्कीम ने अच्छे रिटर्न दे दिए हैं और आप उसके पीछे भाग रहे हो, तो भागती ट्रेन में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं होता। हाँ, कोई स्टॉक जरूर ऐसा हो सकता है, कोई ग्रोथ स्टॉक हो तो वो रन हो रहा हो तो आप उसमें चढ़ जाओ तो वो आपको अच्छे रिटर्न दे दे। लेकिन इसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको 2 3 4 साल में कोई बहुत अच्छे रिटर्न मतलब 25 30 35% के अगर रिटर्न मिल जाते हैं किसी भी थीमेटिक सेक्टर में, तो आप यकीन मानिए आपको उसमें से ज्यादा स्टडी करनी होगी, ज्यादा समझना होगा कि कहीं ये स्कीम बहुत ज्यादा हाइप तो नहीं हो गई, ये ज्यादा महंगी तो नहीं हो गई। तो दोस्तों ये सारी चीजें होती हैं। तो आप स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं क्या कौन कौन सी स्कीम्स हैं और वो कैसा कर रही हैं और आने वाले सालों में हमें कहाँ रिटर्न मिल सकते हैं। चलते हैं म्यूचुअल फंड की स्कीम्स पे। तो दोस्तों हम आ गए हैं ग्रो की वेबसाइट के ऊपर और चेक करते हैं हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या क्या रिटर्न्स दे रही हैं, जो कौन कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं लार्ज कैप से कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में क्या रिटर्न बन रहे हैं। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में जो ग्रो हमें रिकमेंड कर रहा है या दिखा रहा है, निपॉन ने पिछले एक साल में ओनली 4.2% के रिटर्न दिए हैं, जो कि एफडी से भी कम है। तीनों 5 साल में इसके अच्छे रिटर्न हैं। आईसीसी अप्रूव में भी 3% के ही रिटर्न एक साल में मिले हैं। ये देखिए सर, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड -15%। तो ये होती है मार्केट की वोलेटिलिटी और स्टॉक मार्केट में जहाँ म्यूचुअल फंड्स में -15% के रिटर्न्स भी आते हैं बीच। तो आप ये निफ्टी नेक्स्ट 50 देख सकते हैं, -9% एक साल के रिटर्न है इसके, -9% इसके भी है यूटीआई के।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के -9%। इसका मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 के रिटर्न्स जो हैं वो एक साल में -10% के आसपास रहे हैं, जिस कारण से इनमें पिछले एक साल के रिटर्न नेगेटिव हैं। तो दोस्तों जरूरी नहीं होता कि अगर इनके अभी रिटर्न नेगेटिव चल रहे हैं तो अगले साल में भी नेगेटिव रहे। जनरली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड की स्कीम जो 1-2 साल रन नहीं हो रही हैं, जहाँ नेगेटिव, जहाँ कम रिटर्न दे रही हैं, वही आगे जाके रिटर्न देती हैं, और जो रिटर्न ज़्यादा दे रही हैं वो आगे जाके रिटर्न कम कर देती हैं। ये थोड़ा साइक्लिक रहता है। तो लार्ज कैप्स की आप स्कीम इसमें देख सकते हैं कितने कितने रिटर्न बन रहे हैं। पिछले एक साल में तो किसी ने भी अच्छे रिटर्न जनरेट करके नहीं दिए हैं, इवन कि एफडी को भी बीट नहीं कर पाए हैं। जो ऐसे इन्वेस्टर रहते हैं जो मार्केट को ट्रैक करते हैं, तो उनको पता है कि जब कोई इक्विटी महंगी हो जाती है तो वो अपना पैसा इक्विटी से डेब्ट में चेंज कर देते हैं और अपने फिक्स रिटर्न जो 7-8% के होते हैं उसमें ले लेते हैं। लार्ज कैप स्कीम्स आपने देख ली, अब हम मिड कैप में भी देख लेते हैं मिड कैप में क्या क्या हुआ है। फिलहाल ओसवाल में भी एक साल में कोई खास रिटर्न नहीं है, 3 और 5 साल के रिटर्न अच्छे हैं। तो मिड कैप में भी किसी में भी अच्छे रिटर्न नहीं है, लेकिन उसमें से एक है क्वांट जो -15% चला गया है। तो चलो क्वांट का भी देख लेते हैं एक बार, क्वांट ने -50% के रिटर्न क्यों, क्या प्रॉब्लम रही है इसमें। तो क्वांट में आप देखोगे कि जो इसकी लार्जेस्ट होल्डिंग है टाटा कम्युनिकेशन अरविंदो फॉर्म, इसके रिटर्न्स देख लेते हैं। अगर टाटा कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं करेगा आपके पर्टिकुलर स्कीम के रिटर्न्स भी नहीं आएंगे। तो टाटा कम्युनिकेशन पिछले साल में इसके रिटर्न्स जो हैं नहीं, ये ऊपर अपना हाई बना के ऊपर से काफ़ी नीचे अभी 1600 पे ट्रेड कर रहा है, और ऊपर ये कितना 2100 के ऊपर चला गया था एक टाइम से। तो आपकी जो लार्जेस्ट स्कीम है अगर वो पिछले एक साल में रिटर्न नहीं दे रही है तो आपके रिटर्न भी उस पर्टिकुलर स्कीम में नहीं बनेंगे। यही कारण है कि टाटा कम्युनिकेशन में रिटर्न नहीं बने और इस पर्टिकुलर स्कीम में भी रिटर्न क्वांट मिड कैप में नेगेटिव रिटर्न चल रहे हैं। उसकी जो दूसरी होल्डिंग है अरविंदो फार्मा, ये भी अपने ऊपर से काफ़ी नीचे चल रही है, हाँ ऊपर का हाई बना के वहाँ से नीचे। तो पिछले एक साल के जो रिटर्न हैं इसलिए अच्छे नहीं बने हैं। अगर आप इसके 3 और 5 साल के रिटर्न देखें पर्टिकुलरली क्वांट के, तो क्वांट ने 3 साल में 20% के रिटर्न दिए हैं और 5 साल में 29% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाएंगे। और वो रिटर्न देने का यही है कि पिछले 3-5 साल में मार्केट अच्छी रही है, पर्टिकुलर स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे रन हुए हैं, और अभी पिछले एक साल से वो नेगेटिव चल रहे हैं, तो इसके रिटर्न भी नेगेटिव हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं लार्ज मिड स्मॉल में क्या क्या रिटर्न रहे हैं। हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स भी देख लेते हैं। तो स्मॉल कैप में क्वांट स्मॉल कैप माइनस में रहा है, 3 और 5 साल के रिटर्न अच्छे हैं इसके। तो इसका मतलब है कि इनकी जो टॉप स्कीम्स हैं क्वांट वालों की, वो पिछले एक साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, इसलिए उनके ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिख रहे हैं। बाकी आप जैसे बंधन ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, 1.4% के रिटर्न इस साल में हैं, इसके मतलब बहुत कम है, एफडी से भी कम। तो आप देख सकते हो काफ़ी स्कीम्स जो हैं वो नेगेटिव में हैं स्मॉल कैप में पिछले एक साल में। तो दोस्तों अभी क्या होता है, आपको अपनी नीड्स भी देखनी होती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब मान लो आप कहते हो कि यार मुझे बस एफडी से थोड़े अच्छे रिटर्न चाहिए, लेकिन मैं उस टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ जहाँ पे अगर मेरी जो इनकम है इसकी एफडी की वो ऐड ऑन हो जाती है और मैं 20-30% की टैक्स स्लैब में आता हूँ तो मेरा टैक्स कट जाता है, तो मुझे टैक्स बचाना है। तो वो आर्बिट्राज फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आर्बिट्राज जो होते हैं उनकी टैक्सेशन जो है वो इक्विटी की तरह होती है और वो मोर और लेस लीनियर रिटर्न देते हैं। टाटा आर्बिट्राज फंड आप देखोगे तो पिछले 3 साल में 7.77, 5 साल में 6.43, जब से लॉन्च हुआ है 6.52, एक साल में उनके 7.60। तो कहने का मतलब ये जो फंड्स होते हैं ये आपको एफडी के आसपास के रिटर्न देते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी जो टैक्सेशन है, अगर आप इसकी टैक्सेशन पढ़ेंगे तो ये टैक्सेशन इनकी जो है ये इक्विटी की तरह होती है। मतलब आपको एक साल में 1,25,000 तक लॉन्ग कैपिटल गेन टैक्स जो है आपको फ्री होता है। तो अगर आप इस दायरे में आते हैं तो आपका वो टैक्स बच जाता है। एग्जिट लोड भी इसमें नहीं है, ऑलमोस्ट दिन के बराबर है, तो जब चाहे आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही आर्बिट्राज फंड होते हैं। और वैसे ही अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे थोड़े ज़्यादा रिटर्न चाहिए और सेफ्टी भी चाहिए, तो उसके लिए डेप्ट फंड्स होते हैं। अगर आप डेप्ट फंड्स को देखोगे तो पिछले 3 सालों में उन्होंने 8% के रिटर्न दिए हैं, 5 सालों में उन्होंने 6.77 और ऑल टाइम के रिटर्न उनके 8.1। तो एक साल में देखा जाए तो उनके रिटर्न जो है 8.79% के रिटर्न है। ये डेप्ट फंड्स जो हैं, लेकिन इनको जब आप रिडीम करते हो तो ये आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से ही आपका इसमें टैक्सेशन होता है।
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर आप बोलते हो कि नहीं यार मुझे इक्विटी वाला कोई फंड बताओ जो जिसकी टैक्सेशन इक्विटी वाली हो और रिटर्न्स भी अच्छे हो, तो उसके लिए आपको मल्टी एसेट्स फंड होते हैं। किसी का भी देख लेते हैं, आईसीसीआई का देख लेते हैं, तो आप देख सकते हो इनका रिटर्न्स बहुत हाई हैं। 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में भी इसके अच्छे रिटर्न हैं इसमें। अब इसका क्या है, इसकी टैक्स इम्प्लीकेशंस कैसे होती हैं पहले वो देख लेते हैं। इसका टैक्स बिल्कुल ही इक्विटी की तरह ही इसका टैक्सेशन है, तो आप इसमें टैक्स के बेनिफिट ले सकते हो। और इसका एलोकेशन कैसे होता है वो आप देख सकते हो कि इक्विटी में ये 54% लगाता है, 15% इसने डेब्ट में लगाया हुआ है। ये जो अभी रिटर्न आपको इस साल के दिख रहे हैं वो इक्विटी में तो इतने रिटर्न आए नहीं हैं, तो ये डेब्ट के रिटर्न्स हैं जो इसमें ऐड हुए हैं, और कमोडिटी जैसे गोल्ड सिल्वर के जो रिटर्न हैं जो इसमें ऐड हुए हैं, और ये 9% के रिटर्न दिखा रहा है। तो दोस्तों आप वो कोई भी स्कीम जब ले रहे हो वो कब ले रहे हो और उसमें कितना एलोकेशन किस किस पर्टिकुलर एसेट में है, ये डिफाइन करता है कि आपके रिटर्न कैसे रहेंगे। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारी स्कीम्स हैं, हर एक बंदे का अलग अलग माइंडसेट रहता है और अलग उसका तरीका है कि वो क्या चाहता है मार्केट से। अगर किसी को लगता है कि यार मुझे लॉन्ग टर्म के लिए 5, 10, 15, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और मुझे बार बार नहीं देखना, तो उनको फ्लेक्सी कैप्स की स्कीम्स भी रिकमेंड की जाती हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स में क्या है आप देख सकते हैं, फंड मैनेजर को एक अथॉरिटी होती है कि वो कितना भी पैसा जो है वो लार्ज, मिड और स्मॉल में लगा सकता है और चेंज कर सकता है अपनी एलोकेशन। उसको लगता है अगर लार्ज कैप महंगा हो गया तो मिड और स्मॉल में एलोकेशन ज़्यादा दे देता है, उसको लगता है अगर मिड और स्मॉल महंगा हो गया है तो वो लार्ज में ज़्यादा एलोकेशन कर लेता है, तो वो चेंज कर सकता है। इसलिए इस स्कीम को फ्लेक्सी कैप बोला जाता है। और आप इसमें देख सकते हो इसमें 1 साल में भी अच्छे रिटर्न है, 3 में भी, 5 में भी। ओनली एक जीएम फ्लेक्सी कैप है जो 1 साल में रिटर्न जनरेट नहीं कर पाया है, बाकी वाले और क्वांट भी नहीं कर पाया है, और बाकी वाले जो हैं फ्लेक्सी कैप में अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। हाँ, एक बात मैं और कहूँगा, जैसे आप किसी थीम में घुस जाते हो, जैसे कोई निफ्टी आईटी का थीम था या डिजिटल इंडिया के थीम थे, तो निफ्टी आईटी इंडेक्स को आप देख सकते हो। निकॉन का निफ्टी आईटी देख लेते हैं क्या कर रहा है कि आईटी का जो इंडेक्स है 1 साल में भी इसने 12% नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, मतलब -12%। 3 साल में उसने 28% के रिटर्न दिए हैं, मतलब पिछले 1-2 साल से ये आईटी का इंडेक्स इतना परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन पिछले 3-5 सालों में उसने अच्छे रिटर्न दिए थे। तो जब थीम कोई हाइप हो जाता है और वैल्यूएशन हाई हो जाती हैं तो उस स्कीम में बने रहने का फिर कोई मतलब नहीं होता, आपको स्विच कर जाना होता है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था म्यूचुअल फंड्स की, कि बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। एक क्वेश्चन पूछना कि मुझे कोई एक स्कीम रिकमेंड कर दो, ऐसा नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, कितने सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी थीम को पकड़ रहे हैं तो उस थीम में से कब निकलना है, और आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो थीम में से बाहर निकल जाइए, थीम में इन्वेस्ट मत कीजिए। आप लार्ज और मिड्स और स्मॉल का एक पोर्टफोलियो बनाइए और उस तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, वो तरीका अच्छा रहेगा। और अभी जैसे पिछले 1 साल से रिटर्न नहीं आए हैं म्यूचुअल फंड्स के, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अभी ये बन गई है कि अगले साल तक इसमें अच्छे रिटर्न आए, एटलीस्ट एफडी को तो बीट करे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना ध्यान दें, जिस सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, और आप सीखते रहिए। अगर नहीं समझ आती है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछिए। आप अपना जो मार्केट में रिसर्च करता हो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर बनाएं, उससे पूछें, ताकि आप मार्केट में नुकसान ना करें और मार्केट में जिस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है उसी तरीके से इन्वेस्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।